हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपका अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि मैंने कुछ पहले कुछ इस वीडियोज के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था विज्ञान का प्रकाश, उसी टॉपिक को आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, दर्पण सभी हो चुके थे। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रकाश के अपवर्तन को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकाश के अपवर्तन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो सबसे पहला टॉपिक होगा परिभाषा। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है वो परिभाषा यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अपवर्तन का कारण। जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इस अपवर्तन का क्या कारण है, तो यहाँ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, अपवर्तन का कारण। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो तीसरा टॉपिक होगा अपवर्तन के नियम। ये तीन टॉपिक हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो सबसे पहला टॉपिक है परिभाषा। प्रकाश के अपवर्तन की क्या परिभाषा है वो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा समझने से पहले देखो, एक डायग्राम समझो। एक डायग्राम बनाते हैं हम। इस डायग्राम के माध्यम से हम परिभाषा को समझते हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो परिभाषा बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगी। मान लीजिए कि ये एक पृथक्कारी तल है दोस्तों एंड स्टूडेंट। ये क्या है? पृथक्कारी तल। इसका हमने नाम दे दिया पृथक्कारी तल। ये है पृथक्कारी तल, ठीक है। पृथक्कारी तल किसे कहेंगे? तो पृथक्कारी तल की सीधी सी सिंपल सी परिभाषा होगी कि किन्हीं भी दो माध्यमों को अलग अलग करने वाला तल। कोई भी दो माध्यम है, इन दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाला तल जो होगा वो तल होगा पृथक्कारी तल। अब देखिए, माध्यम की यहाँ जो माध्यम एक नाम आया है, तो माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो जो स्टूडेंट माध्यम होगा, ये माध्यम जो है वो दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। सबसे पहला जो माध्यम होगा वो सबसे पहला माध्यम होगा सघन माध्यम, और दूसरा जो माध्यम होगा वो दूसरा माध्यम होगा विरल माध्यम। ये दो माध्यम होंगे। सघन माध्यम किसे कहेंगे? तो यहाँ सघन माध्यम की परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको। सघन माध्यम वह है माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं। वह माध्यम जिसके कण क्या होते हैं? तो आप कह दोगे कि सर पास पास होते हैं। वह माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाता है। अब दूसरा माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। सघन माध्यम की आपने परिभाषा पढ़ी क्या? कि वह माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, वह माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। दूसरा माध्यम है विरल माध्यम। विरल माध्यम की परिभाषा क्या होगी? कि वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं। जिसके कण कहाँ होते हैं? तो आप कह दोगे कि सर दूर दूर होते हैं। वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। तो माध्यम की परिभाषा मैंने बता दी है। माध्यम प्रकार हो गए दो, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहेंगे?
वह माध्यम जिसके कण आस पास होते हैं, और विरल माध्यम वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं। ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। तो यहाँ मैंने बता दिया है, ये पृथक्कारी तल है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, और माध्यम कितने ले लिए हमने? दो, सघन माध्यम और विरल माध्यम। मान लीजिए कि यहाँ जो पृथक्कारी तल है, इस पृथक्कारी तल के ऊपर की ओर जो माध्यम है वो माध्यम है सघन माध्यम, और ये पृथक्कारी तल है, इसके नीचे का जो माध्यम होगा वो नीचे का माध्यम होगा विरल माध्यम। ये दूसरा माध्यम स्टूडेंट हो गया विरल माध्यम। अब देखिएगा यहाँ से इस विरल माध्यम को अलग से डिनोट करने के लिए मान लीजिए मैंने ये एक जल के रूप में प्रदर्शित कर दिया इसको। ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। इस पृथक्कारी तल पर मैंने एक अभिलंब डाल लिया। यहाँ मैंने इसका क्या नाम दे दिया? अभिलंब। ये हो गया बच्चों अभिलंब। अब देखिए आगे, यहाँ सघन माध्यम से एक प्रकाश की किरण इसे पृथक्कारी तल पर आपतित हो रही है। कोई प्रकाश का स्रोत है, इस प्रकाश के स्रोत से इस पृथक्कारी तल पर आपतित हो रही है, तो इस किरण को हम नाम दे सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपतित जो किरण है इसका अपवर्तन होगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कैसे विचलित होगी। तो मान लीजिए कि ये ऐसे इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और अभिलंब से दूर हट गई। ये क्या हो गई? मार्ग से विचलित हो गई। विचलित होने के बाद में ये अभिलंब से दूर हो गई और इस प्रकाश की किरण को हम नाम दे सकते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये जो दूसरी प्रकाश की किरण है, ये दूसरी प्रकाश की किरण क्या हो गई? अपवर्तित किरण। और ये चीज ही हमारी प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ परिभाषा कैसे पढ़ोगी? तो परिभाषा पढ़ने के लिए आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, खुद परिभाषा बना सकते हो। देखिए ये एक माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। माध्यम का नाम हमने सघन माध्यम और विरल माध्यम दे दिया। एक बार इस चीज को छोड़िए, केवल यहाँ ये समझिए कि ये दो माध्यम है, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये ऊपर का माध्यम एक है, दूसरा नीचे है। तो ये यहाँ से इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने के दौरान ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। देख लीजिए आप स्वयं देखिए एक बार, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं। ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये चीज ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ परिभाषा क्या लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में क्या करती है? तो आप कहोगे प्रवेश करती है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी स्टूडेंट? तो आप कह दोगे कि सर वह क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? तो आप कह दोगे कि इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई
प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, क्या देखनी है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी आपको ये पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। इस चीज को देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहले पहली जो बात हम पढ़ेंगे यहाँ ये परिभाषा हो गई है। अब आगे देखिए, नोट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ये सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, तो आप कहोगे विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। आप यहाँ देख लीजिए, खुद देख लीजिए एक बार, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब देखिए इस डायग्राम को, ऊपर ने हमने कौन सा माध्यम माना है, सघन माध्यम, नीचे माना है हमने विरल माध्यम। ये सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, तो आप कहोगे कि ये सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। देखिए ये अभिलंब है, ये जाने से चाहिए थी लेकिन ये और दूर हो गई, तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो आप लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगी, तो आप कह दोगे वह अभिलंब से दूर हटेगी, वह अभिलंब से दूर हटेगी या हटती है। क्यों हटती है, उसका कारण क्या होगा, तो उसका कारण होगा कि उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है, और इस बढ़ने के कारण, इस वेग बढ़ने के कारण ही यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पहला कारण हो गया। अब दूसरी बात जो है, वो दूसरी बात देखिए यहीं पर इसी में, इसी चीज को हम पढ़ते हैं, दूसरी बात को भी देखिए। हमने यहाँ पर इस पृथक्कारी तल के नीचे की ओर हमने विरल माध्यम माना है, तो आप यह कहोगे कि ये क्या है, विरल माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है, तो आप कह दोगे ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, तो आप कह दोगे ये सघन माध्यम है। तो यहाँ एक चीज पढ़ लिया हमने कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने के कारण ही वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब दूसरा जो कारण है या दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाए, सघन माध्यम में जाए, कहाँ जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, देखिए क्या होगा, आराम से देखिएगा। मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है, ये पृथक्कारी तल पर विरल माध्यम से आपतित हो रही है, ये पृथक्कारी तल पर आपतित हो रही है। इस प्रकाश की किरण को आप क्या नाम दे सकते हो, तो इस प्रकाश की किरण को आप नाम दे सकते हो आपतित किरण। इस किरण को क्या नाम दे सकते हो, तो आप कह दोगे आपतित किरण। ये जानी कैसे चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह क्या हो जाती है, तो आप कह दोगे अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को आप नाम दे सकते हो अपवर्तित किरण,
ये स्टूडेंट कौन सी किरण हो गई? तो आप कहोगे कि सर ये अपवर्तित किरण है। तो देखिए क्या हुआ, सॉरी क्या लिखोगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? देखिए यहाँ देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हट रही है। क्यों हट रही है? तो देखिएगा क्यों हट रही है कि उसका वेग बढ़ रहा है। यहाँ देखिएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है? अभिलंब की ओर झुक रही है। क्यों झुक रही है? क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो यहाँ क्या लिखोगे कि उसका वेग कम हो जाता है। उसका वेग कम हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैंने बता दी है कि जब भी, अब दोबारा एक बार देख लीजिए, परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ माध्यम हमने लिए हैं दो, सघन माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं और विरल माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। दूसरा कारण कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। और इसी पूरी संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं? तो इस संपूर्ण घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है आप स्टूडेंट की आपको ये परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आगे हम दूसरा जो टॉपिक है वो है अपवर्तन का कारण। केवल एक लाइन समझनी है, उस लाइन के द्वारा आपको बहुत अच्छी प्रकार से अपवर्तन का कारण समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक चीज समझा दी है यहाँ, और वो चीज क्या समझाई है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका वेग बढ़ता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग कम होता है। इसका मतलब अपवर्तन का कारण हो गया। अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि अपवर्तन का कारण क्या हुआ। तो अपवर्तन का कारण हो गया किरण वेग परिवर्तन। अपवर्तन का कारण क्या हो गया? तो किरण वेग परिवर्तन। कौन सी किरण वेग परिवर्तन? किरण वेग कौन सा हो गया? प्रकाश की किरण का वेग परिवर्तन। तो किरण वेग परिवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। तो यहाँ आपको ये दूसरा नियम भी या दूसरा टॉपिक भी बता दिया गया है। अब हमारा इस अपवर्तन में टॉपिक है अपवर्तन के नियम। तो देखिए अपवर्तन के क्या नियम है। इसके लिए भी आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा, बहुत इजी प्रकार से समझाऊंगा। ये अभी मैंने नाम बता दिया था इसका, ये है पृथक्कारी तल। ये है पृथक्कारी तल। अब देखिए इस पृथक्कारी तल पर हमने यहाँ क्या डाल लिया? अभिलंब डाल लिया। इस पृथक्कारी तल के नीचे की ओर हमने
क्या माना? तो आप कह दोगे कि सर हमने विरल माध्यम मान लिया। ये कौन सा माध्यम हो गया? तो आप कह दोगे कि सर ये विरल माध्यम हो गया। दूसरा, यहां हमने मान लिया सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब देखिए इसका आपने क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दे दीजिएगा। यहाँ क्या नाम दे दोगे? आप कह दोगे सर ये अभिलंब है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जो अपवर्तन होगा जिसका, एक प्रकाश की किरण है वो इस पृथककारी तल पर आपतित हो रही है। इस प्रकाश की किरण का क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के दौरान ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जहां पर यहाँ कोण बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य, उस कोण को प्रदर्शित करते हैं आई से। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य कोण बन रहा है जिसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम आर से। ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है। ये प्रकाश की किरण क्या हो गई? तो आप कह दोगे ये प्रकाश की किरण आपतित किरण है, और ये जो प्रकाश की किरण है ये प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण है। ये है अपवर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए एक चीज खुद देख लीजिएगा, और इस पहला नियम आराम से आप खुद बनाओगे। ये किरण आपतित किरण, ये किरण अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही कहीं ना कहीं बिंदु पर उपस्थित हैं या तल पर उपस्थित हैं, और यही हमारा पहला नियम हो गया। क्या नियम हो गया? पहला नियम अपवर्तन का, कि आपतित किरण, पहला जो नियम हो गया, ये पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण के बाद में देखिए क्या है? अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब, व ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण, तीनों देखिए तीनों कहाँ है? तो आप कह दोगे कि सर तीनों एक ही पृथककारी तल पर स्थित हैं। तीनों कहाँ हैं? तो आप कहोगे एक ही पृथककारी तल पर। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही पृथककारी तल पर उपस्थित होते हैं। एक ही पृथककारी तल पर प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। इन दोनों की ज्या का अनुपात, मतलब ज्या का अनुपात का मतलब क्या हो गया? तो आप कहोगे आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, और आपतन कोण की जो ज्या होगी वो गणित में आपने अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। उसको प्रदर्शित करते हैं हम साइन से। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, कोण का मतलब आई। यहाँ आपतन कोण है वो क्या है? आई। वह अपवर्तन कोण, वह अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण कौन सा है? आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, इनका अनुपात क्या होता है? तो आप कह दोगे कि एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। और इसका मतलब अनुपात कैसे लिखोगे? तो साइन आई बटे वे साइन आर का अनुपात हो गया। क्या होता है? तो आप कह दोगे कि एक नियतांक होता है। और इसी चीज को या इसी नियम को, इस पूरे नियम को आप कह दोगे स्नेल का नियम। इस नियम को ही क्या कह दोगे? स्नेल का नियम। ये हो गया स्नेल का नियम। तो स्टूडेंट आपको ये दूसरा नियम हो गया।
अब कि सर ये स्नेल का नियम क्यों कहा, तो क्योंकि आप ही की तरह एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम स्नेल था, और इस स्नेल नामक वैज्ञानिक ने ही ये दूसरा नियम बताया था अपवर्तन का, जिसके कारण इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो नियम 2 क्लियर हो गए कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक या नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यह आपका आज का टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक सूचना, यदि आपको जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनको मैथ की या जीके की क्लास लेनी है, तो हमारा ही एक चैनल है, उस चैनल को आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।